अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। इंसान अपनी पसंदीदा चीज़ों और कामों से जिस हद तक प्यार करता है तो उसके लिए अपनी तमाम तर एनर्जी लगा देता है, अपनी तमाम तर कोशिश उसमें लगाता है कि वो किसी ना किसी तरीके से उसमें कामयाब हो जाए, कि वो जो भी एफर्ट्स कर रहा है उसका नतीजा उसे अच्छा मिले। चाहे वो आपका कोई कारोबार हो, चाहे वो आपका कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आपकी तालीम हो, आपकी डिग्री हो, आपके घर वाले हों, तो इंसान ये चाहता है कि जो भी उसका सेट गोल है और अगर वो गोल उससे वो मोहब्बत करता है, वो उसकी ज़िंदगी का मकसद है, तो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और कोशिश करता है। लेकिन इन सारी चीज़ों में क्या होता है कि हम बहुत सारी मेहनत करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, अपनी जॉब के लिए, अपनी दीगर चीज़ों के लिए, अपने दीगर कामों के लिए, लेकिन इस सारे मामलात के अंदर जो एक बहुत बड़ी नेमत और एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसे नेगलेक्ट कर देते हैं। वो है हमारी सेहत। जब हमारी सेहत अच्छी होगी, जब हम अच्छा खाएंगे, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे, बीमारियों से दूर रहने की कोशिश करेंगे और अगर खुदा न खास्ता किसी बीमारी में लाहिक भी हो जाएं तो हम उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन और प्रिकॉशंस लेंगे तो ही हमारी सेहत अच्छी रहेगी। और जब हमारी सेहत अच्छी रहेगी तो हम दुनिया का हर काम कर सकेंगे, दुनिया की तमाम तर रंगीनियाँ जो हैं वो देख सकेंगे, उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। और दूसरी बात ये, जितनी अच्छी ग़िज़ाएँ हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकेंगे और अल्लाह ताला की नेमतों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेल कर सकेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें, उसको प्रायोरिटी पे रखें और साथ साथ दूसरों का भी ख्याल करें। लेकिन पहले जब आपकी सेहत अच्छी होगी तो फिर आपके घर वालों की सेहत का भी आप अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे। अगर आप खातून हैं तो आप अपने बच्चों की, अपने शौहर की, अपने माँ बाप की देखभाल अच्छे तरीके से कर सकेंगी। तो बेहतर यही है कि सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए, अपनी डाइट का ख्याल रखा जाए, ताकि आप ज़िंदगी में कोई भी काम करें उसको अच्छे तरीके से करें और उसमें कामयाबी हासिल हो और सेहत भी अच्छी रहे। डॉक्टर्स क्यों इससे मुतासिर हो रहे हैं? क्या जो प्रॉपर एहतियाती तदाबीर है उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा? पीपीईज जो प्रोवाइड की गई हैं क्या वो काफ़ी हैं या उनको अब मजीद जो है वो फैसिलिटेट करना पड़ेगा? डॉक्टर्स को क्या करना पड़ेगा? इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है। वेलकम टू द शो डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। सबसे पहले जैसे अभी हमें फजल तवाबी बता रहे थे कि डॉक्टर्स जिस तरह से मुतासिर हो रहे हैं, कोयटा में भी एमएस हैं फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल के, वो मुतासिर हुए। सिंध में क्या सूरत हाल है और अब तक जो टोटल डॉक्टर्स हैं मुल्क भर में वो कितने इफेक्ट हुए हैं कोरोना से? देखिए, मैं चूंकि सेक्रेटरी जनरल हूँ, पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। कमोबेश पंजाब में भी बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना वायरस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। केपीके के डॉक्टर्स भी बहुत सारे कोरोना वायरस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसी तरह से सिंध के एनटीए सिंध में और फिर कराची के बेशतर डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना वायरस में प्रॉब्लम में आ रहे हैं। और देखिए, डॉक्टर्स जब कोरोना वायरस पॉजिटिव आते हैं तो उनके साथ जितने भी ग्रुप के लोग होते हैं, डॉक्टर्स के साथ पैरामेडिक्स होता है, फिर उसके साथ जो उसके घर वाले होते हैं, वो तमाम के तमाम वो रिस्क में आ जाते हैं और वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और एक अच्छी तादाद जो डॉक्टर के साथ जिसका पॉजिटिव आया है वो फिर आइसोलेशन में चले जाते हैं। इसीलिए हमने जो 22 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि देखिए, चूंकि शुरू से डॉक्टर को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, अब डॉक्टर्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं। और जब ये तादाद बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती चली जाएगी तो फिर आप ये समझ, अभी तादाद क्या है, एक्चुअल फिगर्स क्या है डॉक्टर कैसर मुल्क भर में? देखिए, अभी इस वक्त जो है डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मिलाकर तकरीबन 350 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इस वक्त कोरोना पॉजिटिव है पूरे पाकिस्तान में। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने
अपने मतलब आपके तहत जो कोरोना का टेस्ट करा के पॉजिटिव हो गए हैं तो वो आइसोलेशन में चले गए हैं और वो बताना पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे कहने के मकसद ये है कि जब उनके साथ 4-5 और डॉक्टर भी आइसोलेशन में चले जाते हैं बगैर टेस्ट कराए हुए कि क्योंकि मैं इनके साथ रहता था, इनके साथ खाता था, तो वो भी चले गए हैं, तो आप ये समझ लें कि अस्पताल फिर खाली हो जाएंगे। फिर अस्पतालों में आपको एक्सपर्ट डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे और लोग अस्पताल पहुंचेंगे, सही बात है, डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होगा, फिर क्या करेंगे लोग। इसीलिए मैंने जो 22 तारीख की जो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस पे यही कहा था तो क्या रोड पे ही लोग जो हैं वो इंतकाल कर जाएंगे। और इसके बाद हमें कहा गया कि हम सियासत कर रहे हैं, हम सियासत नहीं कर रहे हैं। फिर ये पंजाब से भी हमारा जो लाहौर का प्रेसिडेंट है उसने भी किया, फिर केपीके में कोई सियासत नहीं की गई। केपीके में भी हमारे यंग डॉक्टर्स ने, बलूचिस्तान में, हमारे इस्लामाबाद में, ये तमाम डॉक्टर्स एक ही बात कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट करता है, इसको खुदारा समझे। अब तो देखें ना डॉक्टर कैसर के सारे पाकिस्तान के डॉक्टर्स यही बात कर रहे हैं और जिस तरह केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो उस पर सबको तशवीश है, इवन डॉक्टर्स को, लोगों को तशवीश है, आवाम को कि आगे क्या होगा अगर डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स इसी तरीके से मुतासर होते रहे, वर्कफोर्स मुतासर होगी। डॉक्टर सिकंदर रियाज भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जो कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ कोयटा है। वेलकम टू द शो। सिकंदर रियाज साहब, एक तो ये कि एमएस जो जिना फातिमा हॉस्पिटल के हैं उनके अंदर भी तस्दीक हो गई है कोरोना वायरस की, डॉक्टर नूरुल्लाह साहब में। और फिर दूसरी बात, अभी जो डॉक्टर कैसर से भी बात हो रही है कि जिस तरीके से डॉक्टर्स में तस्दीक होती जा रही है, कितनी हद तक तशवीशनाक बात है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं होंगे तो कोरोना पेशेंट्स का इलाज कौन करेगा। और पाकिस्तान के पास क्या इतनी कैपेसिटी है कि इतनी बड़ी तादाद में ये आइसोलेशन में चले जाएं डॉक्टर्स और बैकअप में और भी मौजूद हो? बात यह है कि बैकअप में और भी मुझे डॉक्टर कैसर ने आपको बड़ी वजाहत के साथ कुछ चीज़ें बता दी, कुछ आपने कहीं उससे पहले 22 वाली का प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात हुई है। तो बैकअप्स तो आपके पास अब शायद नहीं होंगे और जिस तादाद में होता, लेकिन वही इटली वाली कहानी शायद अल्लाह ना करे हमारे पास दोहराई जाएगी। अगर इटली वाली कहानी दोहराई जाएगी तो मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। हाँ जी। तो अब इससे सूरत हाल में करना क्या है डॉक्टर सिकंदर रियाज साहब के डॉक्टर्स को? आपके बात ये जी, मैं मसला ये है कि मैं यही आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि पहले भी मैंने ये चीज़ अर्ज़ की हुई है कि आपके पास एक ही चीज़ बाकी बच जाती है और वो चीज़ ये है कि आप जो भी करेंगे, जो आपकी प्रिवेंटिव, जो आपको किसी चीज़ से बचने के लिए, इस मर्ज से बचने के लिए जो चीज़ें अभी तक हमारे सामने आई करने वाली, वो आपको करनी होंगी। उसमें आपको हुकूमत का किरदार और उन तमाम लोगों का जो डॉक्टरों के लिए इंतज़ाम के ज़िम्मेदार हैं, नर्सों के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, सिर्फ डॉक्टरों का सवाल नहीं है, पूरे जो चारों टीयर्स हैं किसी भी मरीज़ के ख्याल करने के लिए, डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल हो या सपोर्ट स्टाफ हो, सबको बदर्जा बदर्जा उनको अपना जो जिसे हम PPE कहते हैं, वो जिसमें कवरऑल का सूट से शुरू करके मास्क तक हर चीज़ आती है और आप जो आपकी जगह जहाँ पर आपकी तैनाती है उसके मुताबिक आप उसका वो हिस्सा इस्तेमाल करते हैं और उसकी क्वालिटी का एक दर्जा मुकर्रर है इस वायरस के लिए। वो ये नहीं कि बस हर चीज़ से बनी हुआ जो है कपड़ा या हर मास्क जो है हर चीज़ से बना हुआ इस्तेमाल हो जाएगा, दस्ताना हर चीज़ से बना हुआ इस्तेमाल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका एक बाकायदा दर्जा मुकर्रर है कि ये इसका स्टैंडर्ड होगा और इस स्टैंडर्ड के मुताबिक आप इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। तो उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखे बगैर और डॉक्टरों को ख़ुद भी जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है उसको इख्तियार किए बगैर आप इस तादाद को, डॉक्टर इन्फेक्ट होंगे, वो नर्स क्योंकि पेशा इस किस्म का है, नर्सें इन्फेक्ट होंगी, सपोर्ट स्टाफ, लेकिन ये तो जुल्म है जो इस वक्त हो रहा है ना। तो जिसमें इतनी बड़ी तादाद में मैंने जो खाकम बदहन मतलब जो इटली वाली सूरत हाल है हमारे मुल्क में आ गई तो हम संभाल नहीं सकेंगे उसे। तो उसमें डॉक्टरों की तरबियत की ज़रूरत भी है, उनको जो चीज़ें फराहम की जानी है उसकी ज़रूरत भी है और कम्युनिटी की ज़रूरत भी है कि जो लोग हैं, सोसाइटी हैं, वो इस चीज़ का ख्याल करें कि कोयटा के हॉस्पिटल्स में सूरत हाल क्या है। हिफाजती सूट्स या जिनको हम PPEs कह रहे हैं वो तमाम तर मुहैया किए गए हैं, फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, हुकूमत की जानिब से प्रोवाइड की गई हैं तमाम तर चीज़ें। देखिए मेरा थोड़ा सा इससे ताल्लुक़ पिछले 1-2 हफ्ते से है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिलसिला है वो तो नहीं, लेकिन बाकी चीज़ों का शुरू में नहीं थे, अब हैं। हाँ, तकसीम में थोड़ा सा जो दिक्कत आ रही है कि हर एक को उसके दर्जे के मुताबिक ज़रूरत मिल जाए, तो अब सूरत हाल वो नहीं है जो पहले थी, बेहतर है, लेकिन इससे बेहतर हो सकती है।
सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आप ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल भी बताइएगा कि हॉस्पिटल्स में तमाम तर जो डॉक्टर्स हैं उनको हिफाजती किट्स मिली हैं और फिर उस पर अमल दरामद कितना हो रहा है डॉक्टर्स की तरफ से अज खुद? देखिए, ये बात समझनी है कि ये जो PPE है वो कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एक दफ़ा दे दिया गया या डॉक्टर्स ने एक दफ़ा कहीं से हासिल कर लिया तो वो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। ये इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिस्पोजेबल होती हैं। तो जो PPE है, जो गाउन है, गाउन अब डॉक्टर्स हजरात को जो मिल गया है और हुकूमत की तरफ से जो मिला है काफ़ी देर बाद मिला है। ये बात भी दुरुस्त है कि हमारे यहाँ चूँकि उस गाउन को बनाया नहीं जा रहा था, बाहर से आ रहा था, तो उसमें टाइम भी लगा। फिर अब हमारे यहाँ लोगों ने बनाना शुरू कर दिया तो बहुत आसान हो गया है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी अब बनाकर और अपने डॉक्टरों को, नर्सों को और पैरामेडिक्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो ये एक सिलसिला है जो कि गवर्नमेंट को समझना है कि ये परमानेंट बेसिस पे डॉक्टर्स को देना है। डॉक्टर हजरात अभी उसको धोकर, सुखाकर और फिर पहन रहे हैं, इसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि ये गलत है। चाहे वो डॉक्टर कोरोना में ICU में कोरोना के पेशेंट देख रहा है या नॉन कोरोना के पेशेंट देख रहा है। मैं जैसे कि मैं ENT का डॉक्टर हूँ, मैं पेशेंट देख रहा हूँ। हमारे एक डॉक्टर इंतकाल कर गए, जावेद पेशावर के, वो ENT के डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, HOD थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। हम बहुत करीब से मरीज को देखते हैं तो हमें हो सकता है, क्योंकि ये एक एसिम्प्टोमेटिक डिजीज भी है, क्योंकि पता नहीं चलता। एक आदमी आपके साथ बैठ के खाना खा रहा है, ना खांस रहा है, ना छींक रहा है, ना उसको कोई बुखार की शिकायत है, ना सर में दर्द की शिकायत है, कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा है और चला गया, लेकिन वो आपको वायरस लगा गया है, आपको नहीं पता। तो इस तरह से अब तो एक और चीज हो गई है डॉक्टर कैसर के WHO ने कहा है कि अब कुछ मजीद भी सिम्टम्स की आज हमने देखा कि निशानदेही की गई है, जैसे कि सर दर्द है, गले में दर्द है, जिस्म में लर्जा तारी हो रहा है और आपको सेंस ऑफ स्मेल जो है और सेंस ऑफ टेस्ट जो है वो आपका खत्म हो जाता है। तो ये चीजें भी कुछ अभी बताई गई हैं, अपडेट्स नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं अब इस पर। जी, मैं आपको ये बताऊं कि मैंने कल एक पेशेंट देखा है और मैंने कल इसी बात पे उसका कोरोना का टेस्ट कराया है। वो फीमेल थी कि वो कह रही है कि मुझे कुछ दिनों से मुझे डॉक्टर साहब टेस्ट नहीं पता लगता कि मुझे क्या है। मैंने कहा बुखार है, उन्होंने कहा बुखार नहीं है। यूजुअली जब बुखार होता है लोगों को तो उसमें टेस्ट की वो जो टेस्ट जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन कोई बुखार नहीं था उनको और उनको नज़ला जुकाम की शिकायत थी, गले में खराबी थी, तो उनको टेस्ट की प्रॉब्लम थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उनको कोरोना का टेस्ट कराया। ये एक नई बीमारी है, हम इसमें हो सकता है। अब इसमें बहुत सारे, एक चीज भी बता दूं कि हमारे कुछ डॉक्टर कराची के बड़े डॉक्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो सारे अभी आइसोलेशन में चले गए हैं और उनमें से कुछ लोगों को डायरिया भी हो रहा है। तो एक ये चीज कहना कि मेरी जो बेसिक मेरा पॉइंट था कि ये तो सिम्टम है और कुछ सिम्टम ऐसे भी हैं जो कि टिपिकल नहीं है, तो एक तो वो मिसलीड करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई सिम्टम नहीं है और आप तो उसको नॉर्मली लेके उसके साथ बैठ भी रहे हैं, आप समझ रहे हैं कुछ नहीं। तो इसकी तरह से यही काम कुछ डॉक्टर्स के साथ हो रहे हैं कि उनको कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई चलते फिरते अपना टेस्ट कराया है तो पता चल गया, और फिर जब उनको पता चला कि उनका पॉजिटिव है तो उनकी मिसेस का कराया गया तो उनको भी पॉजिटिव आ गया, उनको बच्चों को भी कराया गया तो उनका भी पॉजिटिव आ गया। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। ये जो डॉक्टर हजरात हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, ये चूंकि बहुत लाइटली ले रहे हैं। मैं आपके तवज्जुह से तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और जो स्टाफ काम कर रहा है अस्पताल में, जो पर्ची बना रहा है, जो वार्ड बॉय है, जो कि सफाई का काम करता है, सबसे मैं दरखास्त करता हूं कि अपना ख्याल करें।
तमाम वो प्रोटेक्टिव मेजर्स अडॉप्ट करें ताकि आपकी सेहत बची रहे, और उसके बाद जब आप घर जाएं तो घर जाके आप अच्छी तरह से अपने आप को, अपने कपड़े चेंज करें, अपने हाथ मुंह को सही से साबुन से धोएं, ताकि और यही क्योंकि यही वजह है कि जिससे आप बचे रहेंगे ना। अगर ये डॉक्टर्स वगैरह एहतियात नहीं करेंगे तो घर वाले भी इससे मुतासिर होंगे। अब जैसे कि रैंडम टेस्टिंग की बात हुई है डॉक्टर सिकंदर रियाज साहब के, अभी कोयटा में भी जब रैंडम टेस्टिंग की गई, फजल तवाब हमारे नुमाइंदों ने हमें बताया कि 23 डॉक्टर्स में कोरोना पॉजिटिव आया। तो अब एक तो ये रैंडम टेस्टिंग, इस पर किस हद तक जो है ना वो इसको और स्पीड अप करना पड़ेगा, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके और फैमिलीज़ को बचाया जा सके। और दूसरी बात ये कि डॉक्टर्स को खुद किस हद तक एहतियात करनी है और अपने आप को बचाना है, अपने फैमिलीज को प्रोटेक्ट करना है। डॉक्टर सिकंदर, बात यह है कि ये थोड़ा सा आपका सवाल मुश्किल इस लिहाज से है कि रैंडम टेस्टिंग जो है इस वक्त इस बीमारी के लिए कोई मुनासिब तरीक़ेकार नहीं है, क्योंकि अभी तक ये आपको मतलब अपनी तसल्ली के लिए आप करना चाहें तो कर लीजिए, लेकिन ये है कि इसकी बजाय जो आपका सिलेक्टिव एरिया है कि आप तमाम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो को रैंडम टेस्टिंग किसी ऐसी बीमारी के लिए जो अभी शुरू हुई हो वो मुनासिब ही नहीं है। आप वैसे देखना चाहें क्योंकि आपके पास इसकी अलामतें हैं, दूसरी आपको सिलेक्ट करने के लिए कि इस कम्युनिटी में किया जाए वो बेहतर है। तो अब क्योंकि ये एक तरीक़ेकार मौजूद है और तसल्ली करने के लिए और कोई दूसरा तरीका नहीं तो ज़रिया इसको किया जा रहा है, लेकिन ये इस हद तक सही, लेकिन इससे आगे आपको पूरी पॉपुलेशन को देखना पड़ेगा और उस तक पहुंचने के लिए अगर आप रैंडम टेस्टिंग पे जाएंगे तो वो ज़रा मुश्किल बात हो जाएगी। तो इस वक्त अगर इससे हट के कोई चीज़ की जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ये भी एक तरीक़ेकार है, इस पर मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। इसमें मैं एक बात, डॉक्टर्स को किस हद तक एहतियात करनी है ताकि वो और अपने घर वालों को जो ना वो प्रोटेक्ट कर सकें। जी डॉक्टर सिकंदर से पहले कमेंट ले लेते हैं, फिर आते हैं कैसर साहब आपकी तरफ। बात ये जी कि ये कैसर साहब ने बड़ी तफसील से बयान किया, उसमें कुछ मैंने ऐड करने की कोशिश की थी। आपके पास इस वक्त सिवाय एहतियात करने और ख़ास तौर पे जो कैसर साहब ने एक जुमला कहा ना, डॉक्टरों में हमें एक ज़रा गलत फहमी होती है कि हमें बीमारी नहीं होगी, वो ऐसा नहीं है। वो बीमारी जो है वो ये नहीं देखती कि कोई डॉक्टर है या नर्स है या पैरामेडिकल स्टाफ है या कोई दूसरा है। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए, इर्द गिर्द हमारे जितने लोग हैं उन सब के लिए, और जिनको भी हम मिलेंगे, जब तक कि ये हमें पता चलेगा कि बीमारी हो चुकी है, हम पता नहीं ये तोहफा कितनों को तकसीम कर चुके होंगे सिर्फ अपनी गलती की वजह से कि हमने एहतियात नहीं रखी थी। और ये एहतियात सिर्फ उसका टेविक सूट वो पहनने से नहीं होता, इससे बहुत आगे पीछे चीज़ चलती है, और टेविक सूट तो हर एक पहनना भी नहीं होता हर एक ने। तो बात यह है कि ये तमाम चीज़ों के ऊपर अब हमें अपना लाइफस्टाइल अब चेंज करना पड़ेगा। वो वक्त गया जिस तरह से हम रहते थे, अब ज़िंदगी का तौर तब्दील हो चुका हुआ है, और जो तब्दील शुदा दौर है ज़िंदगी का उसके मुताबिक हमको चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। पुराने तरीके से अब हम नहीं रह सकते। एहतियात अब हमारा एक बड़ा लाजमी हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि ये वायरस नहीं ख़त्म होने लगा इतनी जल्दी, इसको वक्त लगेगा, और वो वक्त सालों के हिसाब पे शायद खुदा न करे चला जाएगा। तो आपको तो एहतियात तो ज़रूरी है, अपने लिए नहीं है सिर्फ कि आप बीमार ना हो, आपकी वजह से वो लोग जिनकी आपकी ज़िंदगी में बेइंतहा अहमियत है वो बीमार ना हो जाएं। बिल्कुल जी। डॉक्टर कैसर साहब आप कुछ फरमा रहे थे। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि डॉक्टर सिकंदर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और ये लोगों को अब समझना है। एक तो ये कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जो मैंने पहले भी कहा है, डॉक्टर सिकंदर भी कह रहे हैं कि हमारे जो तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल रखना है। और क्यों इसलिए ख्याल रखना है कि इस वक्त ये जो जंग है ये डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और वर्सेस कोरोना वायरस है। अगर आप ही लड़ाई से पीछे चले गए तो फिर तो मरीज को डॉक्टर नहीं देखना होता है और कोई नहीं है, तो अपना ख्याल बहुत ज्यादा करना है, नंबर एक। नंबर दो बात ये है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अब दुनिया को बिल्कुल चेंज हो जाएगी। वो सिस्टम जो आपका था वो सारा सिस्टम बहुत तब्दील हो जाएगा, शायद ही कुछ चीजें रहेंगी। और ये जिस तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस आया था 100 साल पहले, उसमें वो अभी तक इन्फ्लुएंजा वायरस चल रहा है, जो कि उसमें अभी भी हलाकतें होती हैं। ऐसा नहीं होता है, लोग नमूनिया में चले जाते हैं और नमूनिया के बाद इंतकाल कर जाते हैं। तो ये कोरोना वायरस भी जो है इसकी शिद्दत अभी पाकिस्तान में आनी बाकी है।
अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है क्योंकि हमारे पास वो टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है। तो यानी अभी मजीद इसकी शिद्दत में इजाफा होना है तो मजीद एहतियात बरतने की जरूरत है, जो कि लोग ये समझ रहे हैं कि अभी शायद जो है ना वो मामलात आसान हो गए हैं, एहतियात नहीं बरत रहे इवन डॉक्टर्स भी, तो सबको ये समझने की जरूरत है। चूंकि मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है तो थैंक यू सो मच डॉक्टर कैसर साहब, वक्त दिया। डॉक्टर सिकंदर रियाज साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग ख्याल रखिएगा। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट में हाजिर होंगे। देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई हैं और बहुत सारे चेंजेस एक साथ आ गए हैं। एक तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, ख़ास तौर पर अगर सिंध भर की बात की जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। पंजाब और हम देख रहे हैं कि लाहौर इस्लामाबाद में तो फिर भी बारिश हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है कराची और सिंध में। दूसरी तरफ ये कि रमज़ान मुबारक में हमारा जो डाइट प्लान है वो तहस नहस हो जाता है और हम जब देख रहे होते हैं कि इफ्तार में हम जिस हद तक तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे एक्नी प्रॉब्लम्स और स्किन प्रॉब्लम में भी इजाफा हो जाता है। और दूसरी तरफ बात यह भी है कि हम जो क्योंकि कोरोना की सिचुएशन में एक और मसला ये हुआ है कि ब्यूटी पार्लर्स बंद हो गए हैं, तो ख़वातीन घरों में लॉकडाउन है, तो अब मेकअप भी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं कर सकती हैं। तो कैसे अपने आप को फ्रेश रखना है, कैसे अपनी स्किन को हेल्दी रखना है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि घर में रहते हुए किस हद तक आप अपनी स्किन की केयर कर सकती हैं और कैसे अपने आप को तरोताज़ा और जो है फ्रेश दिखा सकती हैं। तो बात करेंगे इस पर। हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद होंगे। डॉक्टर अली काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सहर चावला भी मेरे साथ मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर अली काज़मी साहब, होता यह है कि एक तो गर्मी है, गर्मी में बहुत सारे जो स्किन इशूज़ हैं वो ऑलरेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि कोरोना की वजह से घरों में लोग महदूद हैं, ज़्यादा ब्यूटी पार्लर्स या प्रोडक्ट्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करें, तो कैसे घर में अपनी स्किन को फ्रेश रखना है और जो है ना ग्लोइंग दिखना है? इस तरह है जी कि बिल्कुल आपने सही कहा कि आजकल पार्लर्स तो बंद हैं और कुछ ना कुछ तो लेडीज़ ने करना ही है। लेडीज़ के अब तो जेंट्स ने भी कुछ ना कुछ करना होता है, ये तो एक कॉमन चीज़ है कि अपने आप को हेल्दी या फ्रेश रखने के लिए सबसे पहले तो एक घर में अगर उन्हें एक नॉर्मल चीज़ों की तरफ मैं आऊँगा, बिल्कुल उसमें मैं हमेशा बताता हूँ कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करना है और जिसके लिए बेस्ट चीज़ है एलोवेरा। एलोवेरा का इस्तेमाल जो है दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ये हाइड्रेशन भी कॉज करती है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। एलोवेरा मार्केट से भी मिल जाता है, आप घर में भी इसको तैयार कर सकते हैं। इसका एक प्लांट होता है एलोवेरा का, उसका एक्सट्रैक्ट लेके आप ख़ुद भी घर पे इसको तैयार कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ हुई कि आपने एलोवेरा से इसको हाइड्रेट करना है अपनी स्किन को, क्योंकि स्किन को बल्कि मैं कहूँगा मेकअप से हटना है आपको। उस चीज़ के लिए आपको अगर ग्लोइंग और फ्रेश स्किन चाहिए तो उसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं जो मार्केटेड, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, जो मार्केट में आम होती हैं, आप बाज़ार में जाते हैं लेते हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपने वो क्रीम्स नहीं लेनी है जो एडवर्टीज़मेंट्स के ऊपर आती हैं। डॉक्टर्स हम लोग जब बताते हैं कोई क्रीम का तो उसके अंदर कोई स्टीरॉयड, कोई मर्करी नहीं होता। और उन क्रीम्स का काम क्या होता है, उसके अंदर जो केमिकल्स डले होते हैं लाइकोराइड, साबुटीन या और मैप सैप वगैरह होते हैं, इनका काम होता है कि ये लाइटन करते हैं स्किन को। तो इस तरह की क्रीम जो एक डॉक्टर जब देगा और वो एज ए नाइट क्रीम आप यूज़ करें, ये हर लड़की हर औरत के लिए ये मैं बताना चाहूँगा कि डे में वो अपने स्किन को हाइड्रेट करें विद सम मॉइस्चराइज़र, विद सम एलोवेरा या और कोई चीज़ें, बहुत मॉइस्चराइज़र एमोलिएंट्स वगैरह होते हैं। मगर नाइट के लिए, रात के लिए एक अच्छी क्रीम जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताए, जिसमें डिफरेंट केमिकल्स वो हों जो इफेक्टिव आपको प्रॉब्लम ना दें, वो वाले केमिकल्स, तो वो आपने वो वाली क्रीम लगानी है। वो उसका काम क्या होगा उस क्रीम का कि इट गिव यू ग्लो ऑन टू योर फेस रादर देन कि मेकअप्स के साथ आप जाएं। तो वो कुछ ऐसी क्रीम्स हमारे पास, हर एक के पास हैं, डॉक्टर्स के पास, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि चाहे आप उसको सालों साल लगाएं और उसका सिर्फ काम एक है कि वो चेहरे पे ग्लो देगा। वो वाली क्रीम्स आपने लगानी है फॉर द ग्लो ऑन टू द फेस। तो इसलिए कुछ ना करने से बेहतर है कि तो वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है।
डॉक्टर अली काज़मी साहब, तो हाइड्रेट कैसे रखना है स्किन को, ताकि जैसे कि आपने भी कहा कि स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रेश और ग्लो आप तभी जो है ना वो अपनी स्किन को दिखा सकती हैं। तो कैसे आप अपनी स्किन को हाइड्रेट कर सकते हैं रोज़े में भी? जी, आपने जैसे कहा कि वाटर इनटेक कम हो जाता है, और इसी में एक और प्रॉब्लम आती है कि वाटर लॉस बढ़ जाता है। एक तो इनटेक कम हुआ और वाटर लॉस। इनटेक में भी क्या है, आप कम पानी किस तरह है, आपने सारा दिन 8 से 10 ग्लास रूटीन में जो पिए जाते हैं, मगर गर्मी में हमेशा मैं बताता हूँ कि ज़्यादा पानी पिया जाता है। ख़ुसूसन जो कोई लोग काम करने वाले, पसीना ज़्यादा आता है तो समझे 20 से 22 ग्लास भी पानी के चले जाते हैं गर्मी में। एक तो वो है। फिर दूसरा ये जिसमें मैं बताता हूँ कि उससे अगर वाटर की इनटेक कम है और लोग कहीं ज़्यादा पानी नहीं भी पीते तो स्किन का लस्टर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। उसके लिए हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ द स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन किसको कहा जाता है? आपने एक लिपिड लेयर जो आपने स्किन के ऊपर बनानी है, जिससे आपका ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस ख़त्म होगा। जो पानी का ऊपर से वाटर लॉस एयर में एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहा है, वो जब ख़त्म हो जाएगा उसके अंदर, तो आपकी हाइड्रेशन ऑफ द स्किन आएगी। वो कैसे होगा? अब आपने कोई मॉइस्चराइज़र, कोई अमोलिएंट विद सम एलोवेरा या विद सम अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ आपने जब स्किन पे लगाया तो उसने क्या किया, उसने हाइड्रेशन, उसने अपनी लिपिड लेयर बना दी, जिसकी वजह से वहाँ पर से लॉस ख़त्म हो गया। तो एक तो उसने किया, और प्लस आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया। खाली पानी मैं यहाँ नहीं कहूँगा, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आप सुने 2 चीज़ें और। दूध का इस्तेमाल रूटीन में अपनी हैबिट्स बना लें, और फ्रेश जूस, फ्रेश जो जूस में भी मुराद है आपने बाज़ार का जूस नहीं, जो आप खा रहे हैं, समझे आजकल किन्नू भी है, माल्टा है, आगे तरबूज है, खरबूज, सो मेनी फ्रूट्स आर देयर, वी आर ब्लेस्ड विद सो मेनी। हमारे मुल्क में इतना अल्लाह ताला का करम है कि एक एक फ्रूट है, और वो सारे फ्रूट्स क्या करते हैं, ये पानी एब्जॉर्बेंट्स होते हैं। ख़ुसूसन आजकल के, अब जैसा रमज़ान का मौसम है तो मैं हमेशा बताता हूँ रमज़ान में ज़्यादा फ्रूट्स लें, ये एब्जॉर्बेंट्स हैं। सुबह के टाइम आपको फ्रूट लेना चाहिए, पानी को एब्जॉर्ब करता है और हाइड्रेशन कॉज करता है बॉडी के अंदर से। ज़्यादा आपके अंदर समझे रेजरवॉयर ऑफ द पानी रह जाता है बॉडी में, और आहिस्ता आहिस्ता ये निकलता है पानी बॉडी के अंदर से, सो दैट आपकी जितनी ज़रूरियात है। साहब ये भी होता है कि रमज़ान में चूँकि हमारी इफ्तार में जिस तरह एहतमाम किया जाता है तो बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें होती हैं, जिसमें समोसे, पकोड़े और बहुत सारी चीज़ें। तो जब हम देख रहे होते हैं तो रोज़ाना खाने से बहुत सारे लोगों की जिनकी ऑयली स्किन हो या जिनको सूट ना करती हो ये चीज़ें, बट वो फिर भी खा रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो एक्नी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ख़वातीन के अंदर। उसके लिए क्या करें अभी लॉकडाउन में? ये सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ ना कि रमज़ान में अगर कोई प्रॉब्लम हमारे आती है तो वह है पिंपल्स, एक्नी, जिसका आपने अभी जिक्र किया कि स्किन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रमज़ान में आती। क्यों? आप देखें रमज़ान में हमारा सब सिस्टम चेंज हो जाता है। जैसे आपने इंट्रो में भी आपने बोला कि सुबह शाम हमारे खाने का सिस्टम चेंज, हम ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं। सुबह भी ख़ुसूसन शाम को तो ज़रूर है कि सब ने कोई तली हुई चीज़, समोसे हैं, पकौड़े, जलेबियाँ, मीठा भी ज़्यादा हो गया और ऑयली। जो चीज़ें हम एक्नी में बंद करते हैं, मरीज़ को कहते हैं कि बेटा आपने ऑयली चीज़ें नहीं खानी, मीठा नहीं खाना, स्वीट्स नहीं खानी, तली हुई चीज़ें नहीं खानी, वही चीज़ें आप मस्त दिल भी चाहता है और आप करते भी हैं उन चीज़ों को। अब ये वो चीज़ें कि जो बढ़ाती हैं पिंपल्स को, एक्नी को, ये बढ़ाती हैं। मैं ये नहीं कहता बंदे का दिल भी चाहता है जब अफ्तारी की तो उसको ज़रूर ख़ुसूसन ये चीज़ें ली जाएँ। उन बच्चों में, यहाँ बताना चाहूँगा, उन बच्चों में जिनको एक्सेसबरेट करती है एक्नी इन चीज़ों से, ऑयली चीज़ों से, मीठा से, जो मना करते हैं, उनमें बचाऊँगा वो बहुत कम ये वाली चीज़ें खाएं, बहुत थोड़ी वाली चीज़ें वो लें उस वक़्त भी। वरना क्या होगा, जिनके अंदर चांसेस हैं बढ़ने के, उनकी एक्नी पिंपल्स बढ़ जाएंगे और उसके लिए फिर हमें डिफरेंट मुख्तलिफ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, जो कि ठीक तो हो जाता है मगर उसके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं 4-4, 6-6 महीने के लिए। मगर जिनको कोई इफेक्टिविटी नहीं है इन चीज़ों से, ऑयली और मीठा खाने से, तो हम उनमें कहते हैं कि ठीक है आप ले सकते हैं। मगर उसके साथ क्या है, एक और बात बताऊं इसमें कि ऑनेस्टली कि आप देखें रमज़ान में हर एक का वेट बढ़ जाता है। लोग समझते हैं हम कम हो जाएंगे रमज़ान में, खाना कम, मगर नो, आप सुबह भी इतना हैवी मील ले रहे होते हैं, शाम को फिर आप बहुत हैवी चीज़ें ले रहे होते हैं जिससे वेट गेन करने वाली चीज़ें। इससे मैं कहूँगा रमज़ान में ऑपोजिट हो जाता है सारा कुछ, तो आपको खुद मेंटेन करना है अपने उसके अंदर। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सहर ये बताइएगा, एक तो ऑयली चीज़ों का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है और फिर अच्छी जो इफ्तार है आपके नज़दीक वो क्या है इस गर्मी के मौसम में?
हाँ जी रमशा, एक बात मैं ऑडियंसेस के लिए भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ रिमेंबर दिस फॉर लाइफ कि ग्लो शुड कम फ्रॉम द इनसाइड। जो निखार है, जो रूप है, जो चमक है और जो सुकून है, वो सब कुछ अंदर से आना चाहिए। उसी तरह जो आपकी स्किन है, कभी भी वाइट कॉम्प्लेक्शन के पीछे मत भागें, इवन टोन की चाहत करें आप हेल्दी ग्लो की चाहत करें, आप एक अच्छे लस्टर की, एक अच्छे टेक्सचर की चाहत करें, और ये सब कुछ आपके पास डाइट से पॉसिबल है। जब हम ग्लो की बात करते हैं, हम लस्टर की बात करते हैं और हम टेक्सचर की बात करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया, सबसे पहले आपके पास हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट होती है। मैं ऑडियंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ, हाइड्रेशन सिर्फ पानी को नहीं कहते हैं, हाइड्रेशन पानी और नमकियात को कहते हैं। यानी हमारे पास बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएं और बहुत सारे ऐसे खाने मौजूद हैं जिसमें हमारे पास वो नमकियात है कि अगर हम उन्हें अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं तो उसको भी हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब जब हम स्किन की बात करते हैं, टेक्सचर और लस्टर की बात करते हैं, तो खुराक में हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं जिसकी अगर हम क्लासिफिकेशन समझ लें तो हमें पता लग जाएगा कि अगर ये चीज़ें हम अपनी खुराक में इंक्लूड करें तो हमारी स्किन अच्छी हो जाती है। आपके पास विटामिन, और मज़े की बात है कि सब चीज़ें इम्यूनिटी के लिए भी अच्छी है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और जिंक, ये जिन जिन खानों में मौजूद है वो चीज़ें आपकी स्किन की टेक्सचर और लस्टर के लिए अच्छी है। अगर मैं विटामिन ए की बात कर लूँ तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो स्किन होती है, स्किन की रिंकलिंग, एजिंग, ये कब स्टार्ट होती है? जब स्किन ड्राई होती है, जब स्किन में क्रैक्स पड़ते हैं। जो विटामिन ए होता है उसका क्या काम होता है कि वो जो स्किन का एपिथेलियम है, लेट मी टेल यू, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, और जो आपकी स्किन है वो लाइफ में 100 टाइम रीजनरेट होती है। मतलब 100 बार आपकी स्किन में आप रियलाइज भी नहीं करते, सेल्स मरते हैं और रीजनरेट होते हैं। आप जानते हैं कि कौन सा विटामिन इन सेल्स को सबसे ज्यादा रीजनरेट करवाता है? तो वो विटामिन आपके पास विटामिन ए है, जो ताहयात आपके स्किन सेल्स को रीजनरेट और डिवाइड कराता रहता है। विटामिन ए आपके पास किन चीजों में प्रेजेंट है? कैरेट्स में प्रेजेंट है, टोमेटोज में प्रेजेंट है, पोटैटोज में प्रेजेंट है, आपके पास वाटरमेलन, अब आया हुआ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वाटरमेलन में प्रेजेंट है, आपके पास जो आड़ू है उसमें प्रेजेंट है, खुबानियों में प्रेजेंट है, आलू बुखारों में प्रेजेंट है, आपके पास शिमला मिर्चों में प्रेजेंट है, आपके पास पालक में प्रेजेंट है, आपके पास ब्रोकली में प्रेजेंट है, आपके पास ये जितनी भी सतरंगी सब्जियां, इन सब में आपके पास विटामिन ए है। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं, जो स्किन की रीजनरेशन है, जो एक कुदरती प्रोसेस है स्किन सेल्स के रीजनरेट होने का, वो अच्छा रहता है और ड्राइनेस नहीं होती। और जब ड्राइनेस नहीं होती तो इसका मतलब है, समझ लें, ड्राइनेस नहीं होती तो इसका मतलब है रिंकलिंग नहीं होती, एजिंग नहीं होती। एक और बात मैं ये करना चाहूंगी कि जितने खाने, जिन सब में आपके पास पोटेशियम है, वो सारे खाने आपके पास वो हैं जो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं, क्योंकि पोटेशियम जो है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट नमकियात में शामिल होता है। चुकंदर का जूस जो है, अगर आप वो रोज पिएंगे तो अगर खुदा ना खास्ता आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, पिंपल्स है, तो 2-3 हफ्ते के अंदर आप मुझसे लिखवा लें कि आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, वो सब खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो चुकंदर का जूस होता है उसमें विटामिन B3 होता है, B3 आप नायसिन को कहते हैं, और नायसिन जो है वो आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। विटामिन ए भी होता है और विटामिन सी भी होता है। पोटेशियम की जब मैं बात कर रही हूँ तो केले को हम भूल नहीं सकते, वी कैन नॉट फॉरगेट बनानास। केले में आपके पास पोटेशियम होता है। केले आपकी स्किन को, इफ यू वांट योर स्किन टू लुक फिलर, और आप इसका सपल अच्छा हो, टेक्सचर अच्छा हो, रिंकलिंग ना हो, एजिंग ना हो, पिगमेंटेशन ना हो, स्पॉट्स ना हो, तो दिन में एक केला खाने की आप रूटीन बना लें। इसके अलावा केले में विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, विटामिन ई भी होता है। विटामिन ई आपके पास क्या करता है? विटामिन ई आपके पास जितने भी हार्मफुल रेडिकल्स हैं जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, उनको बॉडी के सेल्स को आपके पास डैमेज नहीं होने देता। धनिया आपके पास स्किन के लिए तो इस वक्त ये सबसे अच्छा मौका है ना, ये देखिए सहर, क्योंकि इस वक्त सबसे अच्छा मौका है कि इफ्तार में ज़्यादातर फ्रूट चाट्स वगैरह बनाई जाती हैं, तो उनमें इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, और वो हेल्दी चीज़ें आप इस्तेमाल करें बनिस्बत इसके कि आप तली हुई या दीगर चीज़ों की तरफ बढ़े हैं। सहर बिल्कुल बिल्कुल, बेशक आपको मैं बताती हूँ, ये जो तली चीज़ें होती हैं ना, शुगरी चीज़ें होती हैं, ये क्यों कहते हैं एक्नी के साथ एसोसिएटेड है। आप जितना ज़्यादा कैलोरी अपनी बॉडी में बर्डन डालते हैं तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको आप इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन का क्या काम होता है? वो बॉडी में पानी, चर्बी और शुगर को तो रोक के रखता ही है, उसके अलावा वो बॉडी में एक हार्मोन रिलीज करता है जो आपके पास उसको कहते हैं आप एंड्रोजन, जो कि बॉडी में वैसे भी नॉर्मल मिकदार में होता है, खवातीन में भी और मर्दों में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जब ये एंड्रोजन की सिक्रीशन आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो बॉडी में सीबम सिक्रीट होना शुरू होता है, और ये जो सीबम होता है, ये जो आपके जो स्किन के पोर्स हैं इनको ब्लॉक कर देता है, और उस वजह से आपकी स्किन पर एक्नी होती है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो आपके पास शुगरी और फ्राइड फूड्स हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। और एक और चीज, हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर पर पलते हैं। अब बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया भी हैं और बुरे बैक्टीरिया भी हैं। अब मेरी बॉडी के कौन से बैक्टीरिया ग्रो करेंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है मैं अपनी बॉडी को किस चीज से फीड कर रही हूँ। अगर मैं बुरे बैक्टीरिया का फीड अंदर जरूरत से ज्यादा डालूंगी तो बुरे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे,
करेंगे तो बॉडी के आपके टॉक्सिन्स भी ग्रो करेंगे। तो यानी कि अवॉइड करें ज्यादातर जो आप एडेड शुगर है उसको अवॉइड करें ताकि आपका जो वेट है वो भी कंट्रोल है। और दूसरी तरफ ये कि जैसे कि अभी डॉक्टर अली काज़मी ने भी कहा कि फ्रेश जूसेस और जिस तरह फ्रूट्स आ रहे हैं उनका इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। एक और चीज़ होती है डॉक्टर अली काज़मी, इस वक्त क्योंकि रमज़ान का एहतमाम ज़्यादा होता है, इफ्तारी बन रही है, सहरी बन रही है, बार बार खाने भी बन रहे होते हैं, तो ख़वातीन का जो एक्सपोजर है किचन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस गर्मी के अंदर किचन में मुस्तकिल खड़े रहना और फिर वो जिस तरह से चूल्हे की हीट आ रही होती है तो स्किन झुलस भी जाती है, बहुत सारे लोगों की टैन भी हो जाती है, स्किन ख़राब भी होती है, ड्राई भी होती है। तो कैसे आप उसको बचा सकते हैं इस वक्त? जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगा जिस तरह अभी ये डिस्कशन चल रही थी ये इसके ऊपर मल्टीविटामिन्स वगैरह के ऊपर, जिस तरह इतना अच्छा इन्होंने भी बताया कि कभी मैं मरीज़ को ये नहीं कहता कि जाके मल्टीविटामिन की गोली खाएं। अल्लाह ताला का इतना करम है हम पे कि जितनी चीज़ें बताई गई हैं इन सब में इतने विटामिन होते हैं वो हमारी नीड पूरी करते रहते हैं। मल्टीविटामिन्स किसके लिए बने हैं? वो बने हैं ओल्ड एज लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए, अदरवाइज़ कभी नहीं किसी यंग बच्चों में दिए जाते हैं। इसलिए आप अपने डाइट प्लान अच्छी रखें और वो पूरा करेगा। सेकंड, आपने कहा कि जो हमारी लेडीज़ बेचारी जो सारा वक्त अब गर्मी आ रही है, चूल्हे के आगे जाके काम करना, यहाँ एक हेल्दी स्किन रखने का क्या है, वो एक मिसकंसेप्शन में आज दूर करना चाहूँगा। लोग समझते हैं कि जी हमने चूल्हे के आगे जाना है तो हमने सन ब्लॉक्स भी लगाने हैं। ये सन ब्लॉक चूल्हे के लिए नहीं होता। सन ब्लॉक मीन्स आपने सिर्फ सन की रेज़ को दूर करना है जो उसमें ए और बी रेज़ आती हैं, इसे वो चूल्हे के अंदर से नहीं आ रही हैं वो वाली रेज़, वो हीट रेज़ हैं कि जो आपको ख़राब कर रही हैं। तो पहली बात तो ये क्योंकि सन ब्लॉक का बंद कमरे में चूल्हे के सामने जाके का कोई रोल नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है, पहले तो ये क्लियर रखें इसको। उसके बाद क्या, आपने जब अगर सारे दिन का नेचुरली काम किया, आपके स्किन में अजीब सी एक ढलकपन आ जाता है स्किन के अंदर, फिर मैं कहूँगा उसके लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने क्लिनजिंग करनी है, अपने चेहरे को क्लिनज करें, एक अच्छा फेस वॉश होना चाहिए। कौन सा फेस वॉश? जिसमें क्रेटोलिटिक्स होते हैं। क्रेटोलिटिक्स किसको कहते हैं? जो रंदा फेरते हैं स्किन के ऊपर, यानी कि जो हमारी ऑयली स्किन है, ये आजकल बहुत कॉमन, अब आगे शुरू हो जाएगी। अब उसके अंदर जो जो ये क्रेटोलिटिक रंदा फेरने वाली चीज़ें होती हैं, सैलिसिलिक एसिड वगैरह या और चीज़ें हैं, वो एक डॉक्टर ही आपको बताएगा कौन सा फेस वॉश आपको चाहिए या सोप ऐसा चाहिए कि जो आपकी ऊपर से आपकी डेड स्किन को आउट करे, जो एक नॉर्मली 28 डेज़ में डेड स्किन बनती है, आउट होती है, आपको उसको ज़्यादा उसको ऊपर से रिमूव करना है, वो एक अच्छा फेस वॉश आएगा। सेकंड, आपको हाइड्रेशन तो हमने पहले बता दिया कि हाइड्रेट ज़रूर करें, मगर थर्डली आपको एक ज़रूर, हम ये नहीं कहते गोरेपन की तरफ हम नहीं कहते, मगर हर औरत, हर लड़की, आप याद रखें, वो उठते उठते में बीमारी को दिखाने आएगी तो कहेगी मुझे जी थोड़ी रंगत हमारी गोरी हो जाए। इट इज़ अ रॉन्ग, एक गलत कॉन्सेप्ट है गोरा होना, कोई चीज़ गोरा नहीं करती। आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ग्लोइंग कर सकते हैं, जिसके लिए, जिसे मैं पहले भी बता रहा था कि एक नाइट क्रीम, आपको एक अच्छी नाइट क्रीम आपको लगानी है कि जो आपकी स्किन्स को हेल्दी करे। एक तो रिजुविनेशन ऑफ द स्किन होती रहे वहाँ पर, जिसमें ठीक है विटामिन ए तो बहुत अच्छा, एक या विटामिन सी, दीज टू थिंग्स आर वेरी गुड एज एन एंटीऑक्सीडेंट्स, ये काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स किसको कहा जाता है थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन कहते हैं किसी चीज़ को जंग लग जाने को। आप सेब काट के बाहर रख दें, पीला होना शुरू हो जाता है, लोहे को बाहर रखें, वो पीला होना शुरू हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीजन जब मिलती है इन चीज़ों में आके उसको ख़राब करती हैं। इसी तरह मेकअप्स जो अगर आप खोल के रख लें तो आप देखें मेकअप्स कुछ अरसे के बाद ख़राब हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का उसके अंदर जाना, इसलिए वो चीज़ें जो ऑक्सीडेशन जिनके साथ हो जाती है वो ख़राबी की तरफ लेके जाती हैं। आपने जब नाइट को कोई लगानी है चीज़ तो ऐसी क्रीम हो कि जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। स्किन सेंसिटिव भी होती हैं, आप लगाते हैं तो सेंसिटिविटी ऑफ द स्किन से आपको उसका बुरा इफेक्ट भी आ सकता है, यहाँ तक कि पानी भी आपको साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। लोग कहते हैं हमें पानी से एलर्जी होती है, तो बिल्कुल देयर इज़ अ डिजीज़ एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया, एक्वाजेनिक प्रोराइटिस, जो पानी, उन लोगों में हम कहते हैं कि आपने खुद दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल करनी है कोई रंग गोरा करने वाली या ब्लीचिंग या कोई इस तरह की चीज़ जो कि खराबी की तरफ ले जाए। थैंक यू सो मच सहारा दिया डॉक्टर अली काज़मी, आप हमारे साथ मौजूद थे।